आज अपन एक नया टॉपिक देखेंगे, सम्मिश्र समाकलन। ठीक है, यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। इससे पहले अपन ने यूनिट फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, एनालिटिक फंक्शन, वैश्लेषिक फलन, है ना। उस टॉपिक वो फर्स्ट यूनिट में था। सेकंड यूनिट के अंदर एक टॉपिक है सम्मिश्र समाकलन, और इसी के साथ एक है कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। इसी सम्मिश्र समाकलन के अंदर अपन देखेंगे कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो देखेंगे। और इसके बाद इसी यूनिट के अंदर एक और टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना, सम्मिश्र समाकलन के अनुप्रयोग, वो देखेंगे। ये दोनों टॉपिक्स यूनिट सेकंड के अंदर। सम्मिश्र समाकलन, इससे पहले आपने वास्तविक समाकलन पढ़ा था। ठीक है, सेकंड ईयर में वास्तविक समाकलन के अंदर क्या था कि जो फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर अवकलन का अपोजिट समाकलन। ठीक है, यानी वास्तविक समाकलन के अंदर, वास्तविक विश्लेषण के अंदर आपने देखा था कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन भी दो तरह से आपने पढ़ा था, एक तो एफ इनफाइनाइट इंटीग्रल और एक फाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, तो सम्मिश्र समाकलन के अंदर भी दो तरह के इंटीग्रल्स के बारे में अपन देख सकते हैं, एक तो अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। जो वास्तविक समाकलन है उसके अंदर अनिश्चित समाकलन को आप एक्सटेंड कर सकते हो सम्मिश्र समाकलन के लिए। ठीक है, वास्तविक समाकलन के अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो सम्मिश्र समाकलन के अंदर अनिश्चित समाकलन को। ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल को, निश्चित समाकलन को एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ जेड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सम्मिश्र चर जेड का फंक्शन है, सम्मिश्र फलन एफ जेड। इस एफ जेड को आप, इस एफ जेड के अनिश्चित समाकलन को आप वास्तविक समाकलन से आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि डी अपॉन डी जेड वाई जेड बराबर ये, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन एफ जेड इक्वल टू 5। यहाँ पर एफ जेड जो है वो वैश्लेषिक फलन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का। ठीक है, लेकिन निश्चित समाकलन को कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं है ना। वो अपन कॉची-गॉर्सेट थ्योरम में भी देखेंगे किस तरह से उसको एक्सटेंड किया हुआ है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें उनको देखेंगे, फिर कॉची-गॉर्सेट थ्योरम को देखेंगे। उनमें पहला है चाप कलीय वक्र। चाप कलीय वक्र एक डेफिनेशन है चाप कलीय वक्र की, वो अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वक्र है, ठीक है, एल। ठीक है, आपके पास कोई एक वक्र है एल। ठीक है, इसका इक्वेशन है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मान लीजिए इसका एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी और जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, और टी लेस देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, ये एक चाप वक्र है, ये एक वक्र है, और उसकी इक्वेशन है जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, टी लेस देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इस अल्फा बीटा को अपन उप अंतराल्स में डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट्स लेकर। यहाँ पर ये बराबर है अल्फा और ये बराबर है बीटा। ठीक है, अपन इस अल्फा बीटा अंतराल को उप अंतराल्स में डिवाइड करते हैं, है ना। उप अंतराल किस तरह से हो जाएंगे, T0 T1 T1 T2, इस तरह से अपन उप अंतराल्स में डिवाइड कर लेते हैं इस अल्फा और बीटा अंतराल को। यहाँ पर T0 T1 T2 Tn, है ना, ये एक विभाजन, ये इस अंतराल जो है ना आपका अल्फा बीटा, उसका एक विभाजन कहलाएगा। विभाजित करने वाले बिंदुओं का समुच्चय उसका एक विभाजन कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए इन T0 T1 T2 Tn पॉइंट के संगत इस कर्व पर पॉइंट है Z0, Z1, Z2, ठीक है, ZR-1, ZR और ZN। इस तरह से
मान लीजिए इन T0, T1, T2, Tn के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Zn। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला देंगे तो एक पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है, एक पॉलीगॉन बनेगा। और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ZK माइनस ZK माइनस, ये क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस। और इसका समेशन ले लें K इक्वल टू 1 to n, तो इनके सारे पॉलीगॉन के अंदर स्ट्रेट लाइंस का सम हो जाएगा, ठीक है। यदि ये सम L के बराबर है और वो लेस देन है इंफिनिटी, वो L के बराबर है और वो लेस देन है कोई फाइनाइट मान है, मतलब इंफिनिटी से कम फाइनाइट मान, तब ये वक्र, उस केस में ये वक्र चाप कर लिए वक्र कहलाता है। अगर ZK माइनस ZK माइनस में डिस्टेंस है ना, वो सभी उसका समेशन ले लें, पूरे पॉलीगॉन के अंदर जितने भी है ना आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस ले लें और वो कोई फाइनाइट संख्या L है जो कि इंफिनिटी से कम है, तो उस केस में ये क्या कहलाता है, आपका चापकलीय वक्र, ठीक है। इस तरह से ये एक चापकलीय वक्र की डेफिनेशन। इसी के साथ एक और डेफिनेशन है, वो और बेसिक चीज देखते हैं, वो क्या है, वो है आपका सम्मिश्र रेखा समाकलन। सम्मिश्र रेखा समाकलन, सम्मिश्र रेखा समाकलन क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ठीक है। मान लीजिए फिर वही है कि आपके पास एक वक्र है L, इस L की इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू xt प्लस आयोटा y, और वही t जो है वो लेस देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और इस अल्फा बीटा के लिए उप अंतराल्स में डिवाइड करने के लिए अपन पॉइंट ले लेते हैं T0, T1, T2, Tn, और उसके एक उपअंतराल में डिवाइड कर देंगे। इन उपअंतराल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए कर्व और पॉइंट है Z0, Z1, Z2, ऐसे ZR, Zn, इन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व और पॉइंट से ये इनको आपस में मिला तो फिर वही एक पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है, पॉलीगॉन बनेगा। मान लीजिए कि जो फंक्शन है mz वो इस कर्व पर परिभाषित है, इसके प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, ठीक है। वैश्लेषिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसके प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन fz का परिभाषित है। दिस इंप्लाइज f xi k zk माइनस zk माइनस xi क्या है, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, और ये उस अंतराल की लंबाई, ये क्या है, उस अंतराल की लंबाई, तो उस अंतराल के अंदर फंक्शन और उस अंतराल की लंबाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये एक अंतराल के लिए। अगर मान लीजिए इसका समेशन करें k इक्वल टू 1 to n, यानी सभी उप अंतराल के अंदर फंक्शन इनटू अंतराल की लंबाई, ठीक है ना, उसका योग। अगर ये कोई फाइनाइट संख्या है, कोई परिमित संख्या है, तब आप कह सकते हो कि ये जो, अगर इसकी फाइनाइट संख्या है तब आप कह सकते हो कि ये fz जो है इस कर्व के अलोंग a से b तक चापकलीय होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, मान लीजिए L की जगह L ले लीजिए या C ले लीजिए, है ना, तो C fz d, ये क्या कहलाएगा, सम्मिश्र रेखा समाकलन। इस कर्व के अलोंग ये क्या कहलाएगा, सम्मिश्र रेखा समाकलन। और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू इसकी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n f xi r zr माइनस zr,
n टेंड टू इन्फिनिटी, अंतराल की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी लेने पर एफ एक्स आई आर और इनके डिफरेंस, इनके मल्टीप्लिकेशन सभी अंतराल्स के लिए, उसकी लिमिट अगर कोई फाइनाइट संख्या है, ठीक है ना, लिमिट का मान, तब वो किसके बराबर होगा, समिश्र रेखा समाकलन के बराबर, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, समिश्र रेखा समाकलन के बराबर होगा। ये क्या है, समिश्र रेखा समाकलन इस कर्व सी के अलावा, ठीक है, इस तरह से ये समिश्र रेखा समाकलन है। ये एक डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f x i r z r माइनस z r माइनस, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास वास्तविक रेखा समाकलन, उसको समिश्र रेखा समाकलन है, उसको वास्तविक रेखा समाकलन में कैसे चेंज करें। ये देखिए, ये है आपके पास समिश्र रेखा समाकलन, इसको आप वास्तविक रेखा समाकलन में कैसे चेंज कर सकते हैं। एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, डी जेड बराबर होता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपके पास आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। ये इस तरह से, ये इसके बराबर आ गया। इस तरह से आप समिश्र रेखा समाकलन को आप वास्तविक रेखा समाकलन में चेंज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी इसके अंदर, इसको देखेगा, इसको पढ़ेगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे।